Student, in this video I will explain you chapter number 10 financial market and our topic is instrument of money market। जैसे इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टू इंस्ट्रूमेंट जो हमारा था कॉल मनी एंड ट्रेजरी बिल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू अवर पॉइंट नंबर 3 कमर्शियल बिल। देखिए यहाँ पे दिया है ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल्स आर बिल्स ड्रॉन बाय वन बिजनेस फर्म ऑन अनादर। मतलब जैसे ये जो बिल होते हैं ये एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म पर ड्रॉन करती है, मतलब लिखती है। दीज आर कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन क्रेडिट परचेस एंड sale. These have short term maturity period, generally 90 days, and can be discounted with bank even before the maturity period. यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये जनरली क्रेडिट परचेस और सेल में यूज़ होता है और इसका मैच्योरिटी पीरियड जनरली 90 डेज़ का होता है। और अगर हम चाहें तो हम इन कमर्शियल बिल को बैंक से डिस्काउंटेड भी करवा सकते हैं बिफोर द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी। दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कैन बी ईजीली ट्रांसफर्ड। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं और हम इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द ड्रॉवी ऑफ द बिल ऑनर्स द बिल ऑन ड्यू डेट। अ ट्रेड बिल इज़ नथिंग बट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट्स where the maker or drawer instruct or directs the payee or drawee to make payment within a fixed period of time. The drawee accept the bill and become liable to make payment on due date. देखिए यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ कि जो कमर्शियल बिल जो है वो एक ऐसा बिल है जो हम एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट बोल सकते हैं किसी डेट्स को पेमेंट करने की। मतलब जो भी ड्रॉवी होता है जिस पर बिल ड्रॉन किया जाता है और वो अपनी एक्सेप्टेंस देता है, तो जो भी ड्यू डेट होगी वो उस ड्यू डेट पर अपने इस डेट्स का पेमेंट कर देता है। मतलब एक तरह से ये रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है ये बताने के लिए कि इस पर्टिकुलर ड्यू डेट पर आपको पेमेंट करना है। आपको याद हो तो हमने क्लास 11th में अकाउंट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने इस से रिलेटेड पढ़ा था जहाँ पे हमने ड्रॉवर बताया था, ड्रॉवी बताया था। क्रेडिट परचेस एंड सेल होती है, ड्रॉवर बिल ड्रॉन करता है और एक्सेप्टर उस बिल को एक्सेप्ट करता है और ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी वो इस बिल का पेमेंट कर देता है। ओके, तो आई होप आपको ये कमर्शियल बिल वाला पॉइंट समझ में आया होगा, जिसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, क्रेडिट बेसिस पर गुड्स परचेस या सेल कर सकते हैं। मतलब हम शॉर्ट टर्म अपनी फ़ंड की नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है कमर्शियल पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम केस स्टडीज़ आपको कमर्शियल पेपर से पूछी जाती है। द कमर्शियल पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990। इट इज़ एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज विथ अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड विच वेरीज फ्रॉम 15 डेज टू 1 ईयर। देखिए जो कमर्शियल पेपर जो है वो जनरली हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1990 में, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कीवर्ड है कि इट इज़ एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। ओके, ये अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है कि जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटीज़ नहीं दी गई हो, कोई मॉर्टगेज के फॉर्म में नहीं है। ओके, और जनरली ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ के थ्रू इशू, मतलब उनके थ्रू इशू किया जाता है एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड के लिए, और इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 15 डेज टू 1 ईयर। सिंस कमर्शियल पेपर्स आर अनसिक्योर्ड सो दिस कैन बी इशूड बाय कंपनीज हैविंग गुड रेपुटेशन एंड क्रेडिट वर्दीनेस। देखिए ये जो कमर्शियल पेपर जो होता है इसे इशू करने का काम जनरली किसे होता है, मतलब कौन इसे इशू कर सकता है। तो जैसे आपको मैंने बताया कि ये अनसिक्योर्ड नोट होते हैं, मतलब इसके अगेंस्ट किसी तरह की कोई एसेट्स नहीं रखी होती है। तो इन दैट सिचुएशन कमर्शियल पेपर वही कंपनीज इशू कर सकती है जिसकी मार्केट में गुडविल और उसकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत साउंड हो, बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी पोजीशन होनी चाहिए। द कमर्शियल बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स आर द मेन इन्वेस्टर ऑफ कमर्शियल पेपर। आगे दिया है फंड रेज्ड थ्रू कमर्शियल पेपर आर यूज्ड टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट। देखिए कमर्शियल पेपर जनरली हम इशू क्यों करते हैं, तो उसके बारे में दिया है कि अगर हमें अपने फ्लोटेशन कॉस्ट को फुलफ़िल करना है तो हम फंड रेस्ट कर सकते हैं कमर्शियल पेपर के लिए।
दिस इज़ नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। देखिए इसे हम ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं क्योंकि ये उस समय हमें हेल्प करता है जब हमें फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से ये हमारे वर्क के लिए एक ब्रिज का काम करता है, तो इसलिए हम इसे एक ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्म वॉन्ट्स टू रेज लॉन्ग टर्म फंड्स टू बाय अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग एंड मशीनरी। To raise long-term funds by issue of shares, debentures, the company will have to incur flotation costs such as brokerage commission, printing of prospectus, etc. The firm can meet this cost by issue of commercial paper. देखिए इन्होंने यहाँ पे बताया कि सपोज एक कंपनी जो है उसे लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि वो न्यू ऑफिस बिल्डिंग और मशीनरी परचेज करना चाहती है। तो इस नीड को फुलफ़िल करने के लिए वो मार्केट से क्या कर रही है, मार्केट में शेयर्स इशू कर रही है, डिबेंचर्स इशू कर रही है। लेकिन इसके लिए उसे फ्लोटेशन एक्सपेंसेस भी करने पड़ेंगे। जैसे जब भी हम मार्केट में किसी सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं तो उसके पहले हमें कई सारे फ्लोटेशन एक्सपेंसेस, जैसे उसके ऊपर हमें प्रॉस्पेक्टस प्रिंट करवाना है, हमें एडवर्टीज़मेंट देना है, हमें ब्रोकर को अपॉइंट करना है, अंडरराइटर को अपॉइंट करना है। तो इन दैट सिचुएशन वी हैव टू पे लॉट्स ऑफ मनी ऑन आवर फ्लोटेशन कॉस्ट। सो वी कैन अरेंज दिस फ्लोटेशन कॉस्ट अमाउंट फ्रॉम कमर्शियल पेपर। ओके, मतलब आपको अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं हम, तो आपका आंसर होगा कमर्शियल पेपर। इसके आगे आपको दिया है कि मेन पर्पस ऑफ इशूइंग कमर्शियल पेपर आर मीटिंग फ्लोटेशन कॉस्ट एंड सेकंड शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कमर्शियल पेपर इशू करने का मेन पर्पस क्या होता है, तो यू विल गिव आंसर मीटिंग फ्लोटेशन कॉस्ट एंड सेकंड शॉर्ट टर्म फंड फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड इट इज़ नोन एज CD। इसमें दिया है कि इट इज़ अ टाइम और डिपॉजिट विच कैन बी सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। ओनली अ बैंक कैन इशू CD, दैट मीन्स certificate of deposit. It is a bearer certificate or document of title. It is also a negotiable instrument and can be transferred easily. देखिए सबसे पहले तो ये bearer certificate होता है, मतलब जिसके भी पास ये सर्टिफिकेट होगा वो इससे क्या कर सकता है, कैश ले सकता है। नेक्स्ट ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और ट्रांसफ़र इजीली हो जाता है। CD इज़ इशूड बाय बैंक अगेंस्ट द डिपॉजिट्स kept by companies and institutions. The time period of CD ranges from 91 days to 1 year. These can be issued to individual, corporation and companies during period of tight liquidity when the deposit growth of bank is low but the demand for credit is high. देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जनरली बैंक इशू करती है, और ये बैंक कब इशू करती है, जब बैंक के सामने क्या होता है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या बैंक की जो लिक्विडिटी जो होती है वो बहुत टाइट होती है। मतलब बैंक के पास जो अमाउंट है वो स्लो है, लेकिन उस कैश का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब आपने देखा कि मार्केट में लोगों के थ्रू अगर बहुत ज़्यादा फ़ंड की डिमांड की जा रही है लेकिन बैंक के पास फ़ंड की कमी है, तो इन दैट सिचुएशन कंपनी ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को CD इशू कर सकती है जिनके पास एक्सेस सरप्लस अमाउंट क्या होता है, रखा होता है। और ऐसे में बैंक उन्हें इंसिस्ट करती है कि वो अपने एक्सेसिव अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट करे और बैंक उस अमाउंट को लोगों को क्या करती है, क्रेडिट के फॉर्म में अवेल करवाती है। तो इस तरह से जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें भी बेनिफिट होता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। और सेकेंड थिंग, बैंक की भी जो फाइनेंशियल लिक्विडिटी होती है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो जाती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।